हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है उसका माइनर टेस्ट नंबर 8 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये टेस्ट हुआ था आपके 29/6/2025 को और विषय रहने वाला है आपके एसएसटी। ठीक है ना, एसएसटी का जो सेकेंड पेपर आता है वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पर एक तो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, एक रीट लेवल 1 की टेस्ट सीरीज सोल्यूशन चल रहा है, रीट लेवल 2 के अंदर साइंस का सोल्यूशन भी चल रहा है और रीट लेवल 2 के अंदर एसएसटी का भी सोल्यूशन चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे जाओ, पहले उसको सब्सक्राइब करो और उसके बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको इसकी सारी की सारी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि कलाम एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगभग आपके सेम एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए इन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन आपकी जो तैयारी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं, इसलिए एक बार जाकर ज़रूर देखना है। और सबसे पहले एक काम करो, आपके चैनल को कर दो आप सब्सक्राइब, ताकि कोई भी पेपर का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आप इसको देख लेना। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका माइनर टेस्ट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है। 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का क्रम से सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सर्वाधिक प्रतिशत इसमें आपके आ जाएगा डूंगरपुर और कोटा के अंदर। डूंगरपुर का तो ग्रामीण है सर्वाधिक और कोटा का है वो नगरीय जनसंख्या क्रम से सर्वाधिक प्रतिशत रहने वाला है। अभी नेक्स्ट देखो, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है। 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले का युग्म कौन सा है? यानी कि आपको सही युग्म बताना है कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में कौन से जिलों के अंदर सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो वो आपके इसमें रहने वाला है गंगानगर और झुंझुनू के अंदर न्यूनतम वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है। तो जो ग्रामीण दे रखा है और सामने आपको नगरीय दे रखा है, इसमें कौन सा परिवर्तन 2011 से लेकर 2001 से लेकर 11 के मध्य रहा है वो आपको बताना था। तो इसमें आपका आ जाएगा 19% से लेकर 29% तक का परिवर्तन रहा है। अभी नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। राजस्थान में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले जिले हैं। तो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले जो जिले हैं वो आपके रहने वाला इसमें जयपुर और भरतपुर। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 100 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो कितनी महिलाओं से बढ़ा है भाई? तो इसमें आपके आ जाएगा 24 महिलाएं बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 आयु वर्ग था। तो इसमें आपके रहने वाला है 892 था भाई। नेक्स्ट देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर है वो सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता के दर में सही क्रम में चिन्हित कीजिए। यानी कि ज़्यादा से सही के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो इसमें आपके रहने वाला है सबसे ज़्यादा कोटा की है, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर और उसके बाद अलवर रहने वाला है अभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला यानी कि कौन से जिले के अंदर सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई जालोर जिला है, ये है वो यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 9 नंबर, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या के अंदर जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो आपके इसमें रहने वाला है 17.8% अनुसूचित जाति का प्रतिशत। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो अधिकतम अंकित की गई थी? यानी कि कौन से जिले के अंदर अनुसूचित जनजाति जो है एसटी वर्ग जो है वो सबसे अधिक वृद्धि किया था? तो वो जिला आपके रहने वाला है नागौर जिले के अंदर। यानी कि नागौर जिले के अंदर एसटी वर्ग में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो कुल जनसंख्या में न्यूनतम आपके इसमें आ जाएगा बीकानेर और नागौर के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर, राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत कौन से जिले में पाई जाती है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति और प्रतिशत में देखा जाए तो कौन से जिले के अंदर सबसे कम पाई जाती है? तो वो आपका आ जाएगा डूंगरपुर जिले के अंदर एससी जो है वो सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट देखो भाई,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोड का आपको चयन करना था। तो इसमें देखो आपको सूची 1 में दे रखा है कोयले या गैस खाने, सामने दे रखे हैं जिले। तो इसमें आपके देखो रहने वाला है जो केसर देसर है वो आपका जाएगा बीकानेर के अंदर स्थित है, और कपूरड़ी जालिपा जो है वो आपका जाएगा बाड़मेर के अंदर, और माता सुख जो है ये आपका जाएगा नागौर के अंदर, और तनोट आपको पता ही है जैसलमेर के अंदर स्थित है भाई। यानी कि ए में आ जाएगा आपके 3, तो ए में 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि डी में 1 आ रहा है तो डी में आपके 1 जैसलमेर इसमें सही हो जाएगा, और सी में 2 तो सी में 2 आपके नागौर ये भी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेंट्रोलीफेरस बेसिन है, यानी कि पेंट्रोल के जो बेसिन है वो कौन से स्थान पर है। तो वो आपके देखो इसमें दे रखे हैं कुछ कथन। एक दे रखा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, तो बिल्कुल बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है ये आपके पेंट्रोलीफेरस बेसिन रहने वाला है, और जैसलमेर बेसिन ये भी रहने वाला है, और बीकानेर नागौर बेसिन ये भी आपके इसमें रहने वाला है, और विंध्यन बेसिन जो है वो भी इसमें आने वाला है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा, कि चारों ही जो दे रखे थे वो चारों के चारों है वो पेंट्रोलीफेरस बेसिन रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको दे रखे हैं खनिज, दूसरी ओर दे रखे हैं राजस्थान में खान क्षेत्र। तो इसमें देखो सबसे पहला जो खनिज आपको दे रखा है पायराइट, तो पायराइट जो है वो आपके पाया जाता है भाई सलादीपुर सिक्कर के अंदर, ठीक है ना। तो पायराइट हो गया सलादीपुर सिक्कर के अंदर, और टंगस्टन देखोगे तो टंगस्टन आपके आ जाएगा डेगाना नागौर के अंदर, क्योंकि टंगस्टन की खानें बहुत ज़्यादा निकली अभी नागौर साइड के अंदर। और तांबा जो है तांबा आपका आ जाएगा भाई खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू के अंदर है वो तांबा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और लाइम स्टोन या चूना पत्थर जो है ये अपने बिल्लाड़ा जोधपुर के अंदर निकलने वाला है। तो इसमें आपके यानी कि ए में आएगा 1, बी में आएगा आपके 2, तो इसका ऑप्शन नंबर, और सी में आएगा 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आपके सही हो जाएगा। पायराइट है सलादीपुर सिक्कर, टंगस्टन है डेगाना नागौर, तांबा आ जाएगा खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, और लाइम स्टोन या चूना पत्थर जो आएगा वो आपके रहने वाला है बिल्लाड़ा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 नंबर, बेरिलियम का उत्पादन किन जिलों में होता है। तो बेरिलियम का जो उत्पादन है वो हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ नहीं है, जयपुर और उदयपुर साइड जो है यहाँ पे बेरिलियम का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा, जयपुर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, यानी कि बेंटोनाइट जो खनिज है इसके प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका जाएगा बेंटोनाइट है वो बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर साइड में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फलसूंड और मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो फलसूंड और मंगलोद जो है ये आपके रहने वाला है जिप्सम के लिए फेमस क्षेत्र है भाई, फलसूंड और मंगलोद या मांगलोद भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो 19 नंबर क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। तो जो रॉक फॉस्फेट है इसका उत्पादन होता है बिरमानिया के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ आपको दे रखा है खनिज, सामने दे रखी है खान। तो सबसे पहले दे रखा है आपको हीरा। तो हीरे का जो उत्पादन होता है ये आपके राजमहल में नहीं होता, अभी राजमहल टोंक के अंदर है, लेकिन हीरे का उत्पादन है वो राजमहल में तो नहीं होता है। तो इसमें आपको गलत युग्म की पहचान करनी थी, तो पहला युग्म है वो आपके गलत आ गया भाई। बाकी गुलाबी संगमरमर है वो बाबरमल के अंदर मिलता है, तांबड़ा है वो राजमहल टोंक के अंदर है, और यूरेनियम जो है वो आपके कुराडिया के अंदर निकलता है, लेकिन हीरा जो है ये आपके इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, घिया पत्थर का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। तो जो घिया पत्थर है इनका उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। तो वह आपके रहने वाला है देवपुरा सलुम्बर जो है यहाँ पर घिया पत्थर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर, दाता बुनास और सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज के क्षेत्र है। तो दाता बुनास और सिंद्रियास जो क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा अब्रक खनिज के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी की जो विशेषता है इसमें कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको पूछा गया है। तो इसमें रह जाएगा कि इसमें सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं, तो ये इसमें गलत रहने वाली है अभी। और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी वो देख लो एक बार। चूना और नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है इनके अंदर, और यह मिट्टी डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में मिलती है। और कपास, गन्ना और मक्के के लिए ये मृदा जो है वो उपयुक्त रहने वाली है। यानी कि लाल मृदा और काली मृदा के अंदर कपास, गन्ना और मक्का जो है वो बहुतायत में उत्पादित होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर,
मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारा और कोटा में पाई जाती है। तो झालावाड़, बारा और कोटा इनकी पठारी एरिया में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो आपके रहने वाली है काली रेग्यूर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो राजस्थान के अंदर जो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र रहता है वो आपके आ जाएगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र भी रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जो नागौर है, पाली है, अजमेर है और जयपुर है, इस एरिया के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उससे कहते हैं सीरोजेम्स मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर, कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। तो जो जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है वो आपके आ जाएगी बीकानेर के अंदर है, वो जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जिप्सम सर्वाधिक कहाँ से निकलता है तो वो आपके बीकानेर आता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर जिप्सी फेरस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 28 नंबर, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है। तो उदयपुर और कोटा जिले के अंदर अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वो आपके आ जाएगी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि उदयपुर और कोटा है वो पर्वतीय इलाका है तो वहाँ पे पर्वतीय मृदा ही पाई जाने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो, सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ आपको मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और सामने आपको जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और पूछा है कि आपको इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है एरिडी सॉल्स। तो जो एरिडी सॉल्स है ये आपके रहने वाली है अर्ध शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेशों के अंदर एरिडी सॉल्स पाई जाती है। दूसरा आपको दे रखा है इंसेप्टी सॉल्स। तो इंसेप्टी जो सॉल्स है वो आपके रहती है अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क व आर्द्र इलाकों के अंदर आपके इंसेप्टी सॉल मृदा पाई जाती है। जो कि अपना ये अरावली वाला इलाका आता है इसमें इंसेप्टी सॉल पाई जाती है और जो मरुस्थलीय इलाका आता है उसमें शुष्क एवं अर्ध शुष्क मृदा भी पाई जाती है। फिर दे रखा है अल्पी सॉल्स। तो अल्पी सॉल्स यानी कि उप आर्द्र और आर्द्र एरिया जो आपके रहता है, जो पूर्वी मैदान है वहाँ पे अल्पी सॉल मृदा पाई जाती है जो कि उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र में आते हैं। और सबसे लास्ट दे रखा है आपको वर्टिसॉल। तो वर्टिसॉल आपके रह जाएगी हाड़ौती एरिया यानी कि आर्द्र एवं अति आर्द्र जो वर्षा होती है, जैसे हाड़ौती है या बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, यहाँ पे आपके वर्टिसॉल मृदा पाई जाती है। यानी कि 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 30 नंबर, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्ड उपमृदाकरण का विशेष महत्व है। तो क्रोमोस्टर्ड्स उपमृदाकरण का जो विशेष महत्व रहता है वो आपके इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वर्टिसॉल जो मृदा है इसके अंदर क्रोमोस्टर्ड्स उपमृदाकरण का विशेष महत्व रहता है। नेक्स्ट देखो, अल्पीसॉल्स मृदा पाई जाती है। तो अल्पीसॉल्स जो मृदा है ये आपके रहती है जयपुर, दौसा और अलवर के अंदर अल्पीसॉल मृदा पाई जाती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर, कथन राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है और कारण दे रखा है राजस्थान में चंबल, बनास, गगर, बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। तो इसमें आपके जो आंसर रहने वाला है यानी कि इसमें आ जाएगा आपके कथन तो सही है पर कारण भी सही है। यानी कथन भी सही है, अभी राजस्थान के अंदर मिट्टी के कटाव की समस्या है तो बिल्कुल है कटाव की समस्या। और इसका कारण क्या है कि जब नदियाँ तेज़ प्रवाह से आती है तो अपने वो एरिया के आसपास जो मिट्टी आती है उसको काट के अपने साथ लेके चली जाती है, यही कारण इसका रहने वाला है। तो कथन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो राजस्थान के अंदर जो उत्खात स्थलाकृति जो भूमि होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है। तो इसमें आपका आ जाएगी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पे उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है भाई। नेक्स्ट देखो 34 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपके सबसे पहले दे रखा है जिले और उसके सामने दे रखा है प्रमुख उद्योग। तो उदयपुर जिले का प्रमुख उद्योग आ जाएगा आपके सीसा और जस्ता। नागौर जिले का जो प्रमुख उद्योग आएगा वो आ जाएगा आपके सफ़ेद सीमेंट, जो कि सफ़ेद सीमेंट आती है वो नागौर जिले से सर्वाधिक आती है भाई। और भीलवाड़ा क्षेत्र जो है वो तो आपको पता ही है टेक्सटाइल नगरी है तो वस्त्र उद्योग यहाँ से रहने वाला है। फिर है कोटा, तो कोटा आपका आ जाएगा रसायन उद्योग से संबंधित रहने वाला है। तो 4 में 2 यानी कि 4 में 2 एक ही है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर, स्टेट वुलन मिल स्थित है। तो स्टेट वुलन जो मिल है वो आपके कहाँ रहने वाली है, वो आ जाएगी बीकानेर के अंदर।
वुलन यानी कि स्टेट वुलन जो आपके ऊनी वस्त्र आदि आते हैं जो कि ऊन से बनते हैं। तो भेड़ों से संबंधित जितने भी अनुसंधान है वो आपको पता है बीकानेर के अंदर है। तो भेड़ों से जो उत्पादित हो रही है ऊन, उसका भी तो मिल कहाँ पे होगी, वहीं पे रहने वाली है भाई, क्योंकि जहाँ पे कच्चा माल उत्पादित हो रहा है ना, लगभग मिलें जो है वो वहीं पे उसी के आसपास ही स्थापित की जाती है। तो स्टेट वुलन मिल जो है वो बीकानेर के अंदर आपके स्थित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग है वो स्थापित हुआ था। तो चुकंदर पर आधारित जो प्रथम चीनी उद्योग था वो आपके रहने वाला है श्री गंगानगर के अंदर स्थापित था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट होता है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, अवस्थित किया गया है, तो वो आपका आ जाएगा भाई जामर कोरड़ा उदयपुर के अंदर जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया, तो जामर कोरड़ा उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर, राजस्थान के सीमेंट उद्योग के बारे में कौन से कथन है वो सत्य है। तो राजस्थान के सीमेंट उद्योग के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य रहने वाला है। तो देखो इसमें राजस्थान भारत के अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्यों में शामिल है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी राजस्थान है वो सीमेंट उत्पादन के अंदर अग्रणीय राज्यों के अंदर आता है। और राज्य में वर्तमान में बड़े व मध्यम सीमेंट कारखानों की तुलना में छोटे कारखाने स्थापित किए गए हैं, ये भी इसमें सही रहने वाला है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयले में राजस्थान है वो आत्मनिर्भर है। तो कोयले में राजस्थान आत्मनिर्भर नहीं है भाई, इसमें थोड़ा सा बाहर से भी हम लेके आते हैं दूसरे राज्यों से भी। तो इसमें आपको सत्य कथन के बारे में पूछा था, तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 जो है वो आपके सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र नहीं है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा जो संचालित संयंत्र है वो कौन से इसमें से नहीं रहने वाला है। तो इसमें आपका जाएगा रामगढ़ कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है सीकर के अंदर, वो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नहीं चलाती है। बाकी चांदमारी कॉपर लिमिटेड जो है, चांदमारी वो आपके झुंझुनू के अंदर है, उसको यही कंपनी चलाती है। और दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट्स अलवर है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू है, इन सभी को संचालित है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही करती है, लेकिन रामगढ़ कॉपर कॉम्प्लेक्स को ये संचालित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर, राजस्थान रिफाइनरी जो कि पचपदरा में है, राजस्थान सरकार और HPCL की भागीदारी कर में से है। यानी कि राजस्थान की जो रिफाइनरी है पचपदरा के अंदर, उसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है और HPCL का हिस्सा कितना है। तो इसमें आपके आ जाएगा 26-74 का हिस्सा रहता है भाई, 26:74 इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर, निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो असुमेलित युग्म कौन सा है, देखो कैप्सन मीटर कंपनी जो है वो जयपुर की है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये आपके अजमेर का रहने वाला है, और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा का रहने वाला है। लेकिन अशोका लीलैंड मोटर्स जो है वो जोधपुर के अंदर कहीं पर भी स्थित नहीं है, तो ये आपका इसमें असुमेलित हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 42 नंबर, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थापित की गई है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की जो 3 इकाई स्थापित की गई है वो आपके आ जाएगी डीडवाड़ा कुचामन के अंदर स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का पहला DAP खाद कारखाना स्थापित हुआ है। तो DAP खाद का जो राजस्थान का पहला कारखाना स्थापित हुआ है वो आपका जाएगा कपासन के अंदर हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। तो इसमें जो भारत सरकार का उपक्रम नहीं है वो आपका जाएगा दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स जो है धौलपुर के अंदर, ये राजस्थान या भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा है वो भारत सरकार का कॉम्प्लेक्स है या भारत सरकार का उपक्रम है। और सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर के अंदर है, ये भी आपके भारत सरकार का है। और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर है, ये भी आपके भारत सरकार का रहने वाला है। जबकि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो है ये धौलपुर के अंदर है और भारत सरकार का नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई 45 नंबर, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किए। तो जापानी जोन है वो कौन से इलाके के अंदर स्थापित नहीं किया है। तो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर तो स्थापित किया है, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी स्थापित किया है, लेकिन थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र जो है यहाँ पे जापानी जोन स्थापित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 46 नंबर, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है। तो मूल कारण पूछा है आपको इसमें, तो सबसे पहले रह जाएगा सूखे की बारंबारता, ये इसका है वो मूल कारण है मरुस्थलीकरण का, ठीक है ना। कि बारिश बहुत कम होती है जिसकी वजह से वनस्पति वगैरह है फसलें वगैरह हो नहीं पाती, इसलिए यहाँ पे मरुस्थल रहता है भाई। नेक्स्ट देखो 47 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो कौन सा है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा अतिचारण, तो अतिचारण तो इसका कारण है। जनसंख्या आधिक्य है वो भी है, अति जुताई ये भी रहने वाला है, लेकिन जैविक कृषि जो है ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया जो है वो आपके इसमें रहने वाली है पवन अपर्दन। यानी कि जो मरुस्थलीकरण होता है भाई, जैसे यहाँ पे कोई धूल है, ये उड़ करके यहाँ आ गई तो यहाँ पर भी क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। फिर ये आगे उड़ करके यहाँ चली गई तो यहाँ भी क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। तो ये सारा किसके कारण हो रहा है? पवन के कारण हो रहा है, हवा के कारण हो रहा है। तो पवन अपर्दन जो है ये मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सूखा एवं अकाल का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो सूखा और अकाल का जो प्रभाव राजस्थान के अंदर देखा जाए तो ये पश्चिमी जो राजस्थान है इसके अंदर सर्वाधिक देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है भाई, इसलिए यहाँ पे सूखा और अकाल है वो सबसे अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर दे रखा है आपको, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है। तो राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है वो आपके रहने वाला है अनियंत्रित पशुचारण। नेक्स्ट देखो 51 नंबर, राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का अगर देश में स्थान देखा जाए तो वह आपके द्वितीय स्थान पर रहने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, काजरी की स्थापना कब हुई थी? जो काजरी है सेंट्रल रिसर्च एरिड जोन जो है इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो वह आपके आ जाएगा 1959 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो आपका जाएगा जोधपुर के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मरु प्रसार रोक योजना यानी कि CDP में राजस्थान के कितने जिले हैं वो शामिल है? तो इसमें राजस्थान के जो जिले हैं वो आ जाएगा आपके राजस्थान के 10 जिले जो है वो मरु प्रसार रोक योजना के अंतर्गत आते हैं। कि मरुस्थलीकरण जो है इसका रोकथाम करने के लिए जो योजना चली जा रही है इसमें राजस्थान के 10 जिले शामिल रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्थान के अंदर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना आपकी कहाँ की गई? तो वो आपका जाएगी जोधपुर के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण रोकने का उपाय नहीं है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वो देखो, इसमें आपको दे रखा है कि बालुका स्तूपों का स्थायीकरण करना। तो ये मरुस्थलीकरण को रोकने का कारण है कि जो बालुका स्तूप है उनको वहीं पर रोक दो तो उससे मरुस्थलीकरण रुक जाएगा। बिल्कुल सही है। और वैज्ञानिक तरीके से कृषि अगर की जाए वहाँ पर तो उससे भी मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। जल का उचित उपयोग करना, इससे भी आपके मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। और वनों उन्मूलन को बढ़ावा देना यानी कि वनों की कटाई को बढ़ावा देना, तो इससे तो मरुस्थलीकरण और फैलेगा न कि रोकेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उपाय नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, निम्न में से किस विचारक ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्रित किया है? तो इसमें आपके आ जाएगा निकोस पोलाज्म। तो निकोस पोलाज्म है, इसने एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्रित किया था राज्य को। नेक्स्ट देखो 57 नंबर, निम्न विचारकों में से किसका मानना था कि राज्य वह समुदाय है जो व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और एकीकरण सुनिश्चित करता है? तो इसमें आपका आ जाएगा, ये कथन कहने वाले कौन है? तो हेंगल कहने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 नंबर, अडिग उदारवादी अराजकतावादी होता है, राज्य के कार्य के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है? तो राज्य के कार्य के संदर्भ में ये कथन जो है ये कहने वाला आपके है CV मैकफरसन। जो CV मैकफरसन है उन्होंने कहा था कि अडिग उदारवादी अराजकतावादी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो वो आ जाएगा एडम स्मिथ की एक किताब है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, ये M.K. गांधी ने कहा था। राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो राज्य है वो वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है। राज्य समुदायों का समुदाय है, यानी कि राज्य जो है वो समुदायों का एक समुदाय है, तो ये कहने वाले कौन है? तो वो आपका जाएगा लॉस्की। ठीक है ना। और राज्य है वो व्यक्ति से पहले है, ये कहने वाले मैकियावली। ये गलत है भाई, इसमें ये कथन मैकियावली नहीं कहा था। किसने कहा था वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है। तो राजनीति का जो विज्ञान है उसका आरंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कहने वाला आपका जाएगा गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के लिए स्टेटो शब्द का प्रयोग किस एक विचारक ने किया था? तो राज्य के लिए जो स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था वो करने वाले कौन थे? तो उसमें आ जाएगा मैकियावली ने स्टेट के लिए या राज्य के लिए स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर, राज्य के यांत्रिक सिद्धांत के समर्थक विचारकों में सम्मिलित है।
तो राज्य का जो यांत्रिक सिद्धांत है इसके समर्थक में कौन कौन थे उसको आपको बताना है। तो इसके संबंध में आपके रहने वाला है, देखो लॉक ने भी इसका समर्थन किया था, होम्स ने भी इसका समर्थन किया था कि यांत्रिक सिद्धांत है वो एक प्रैक्टिकल सिद्धांत है, और रूसो ने भी इसका समर्थन किया था, और हेगल ने भी इसका समर्थन किया था। यानी कि इन चारों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, केवल 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर, राज्य की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक विद्वान है। तो राज्य की जो देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत है उसके समर्थक में कौन कौन थे, तो उसमें आपका जाएगा जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर और मनु, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो इसके समर्थक रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर, उदारवाद के जनक है। तो उदारवाद के जनक कौन है, तो वो आपका जाएगा जॉन लॉक जो है वो उदारवाद के जनक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 नंबर, कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम करने का जो श्रेय जाता है वो आपका जाएगा टेम्पलिन को, यानी कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग टेम्पल ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 नंबर, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि राज्य और क्रांति इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो आपका जाएगा लेनिन की पुस्तक है भाई द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। 68 नंबर देखो, निम्न में से कौन एक सामाजिक समझौता विचारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समझौता विचारक नहीं है, तो इसमें आपके रहने वाला है हेबरमास जो है वो इसके समर्थक या विचारक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर, निम्न में से कौन सी सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता नहीं है। तो सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। देखो तो इसमें दे रखी है कि सार्वजनिक हितों को सरकार परिभाषित करती है। तो बिल्कुल सही है भाई, सार्वजनिक जो हित होते हैं उसकी परिभाषा या उसको निर्धारण करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास होते हैं। राजनीतिक विरोध देशद्रोह है, यानी कि राजनीतिक अगर विरोध कर रहे हो तो वो देशद्रोह है, ये आपके इस राज्य के अंतर्गत कहा गया है। और राजकीय विचारधारा ही आनंद को परिभाषित करती है, तो ये भी इसमें सही है। लेकिन सरकार की नीति मुख्य रूप से करारोपण, विदेश नीति, कानून और व्यवस्था तक सीमित रहती है, ये इसमें आपकी विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों जो है ये सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर, कौन सा राज्य सामाजिक डार्विनवाद से संबंधित है। तो कौन सा राज्य जो है वो सामाजिक डार्विनवाद से संबंधित है, तो वो आपका जाएगा फांसीवाद जो राज्य था वो है वो सामाजिक डार्विनवाद से संबंधित रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर, किसने राज्य की पहचान समुदाय के रूप में की थी। कि जो राज्य है वो समुदायों का एक समुदाय है, इसमें किसने ये कथन कहा था, किसने इसकी व्याख्या की थी, तो वो आपका जाएगा अरस्तु ने कहा था कि जो राज्य है, जो स्टेट है वो समुदायों का एक समुदाय रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के विकास में कौन से तत्व है वो सहायक रहे हैं। तो इसमें से कौन से तत्व जो सहायक रहे हैं, तो एक तो रक्त संबंध है, एक मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति है, सामाजिक गतिविधियां हैं, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो एक राज्य के विकास में सहायक तत्व रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 नंबर, न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है, ये कथन है। यानी कि कोई भी अगर कुछ भी हो रहा है तो उसमें उसको न्याय मिलना चाहिए, ये है वो समाज व सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, ये कहने वाले कौन थे। तो इसमें आपका आ जाएगा, ये कथन कहने वाले जॉन रॉल्स है भाई। जॉन रॉल्स ने कहा था कि समाज चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका एक सद्गुण या सर्वप्रथम जो गुण होना चाहिए वो ये है कि वो सभी मिलकर अन्याय के खिलाफ न्याय करे, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था, जॉन रॉल्स ने कहा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर, सुधारात्मक न्याय की अवधारणा न्याय के किस स्वरूप के प्रतिक्रिया में अस्तित्व में आया है। यानी कि सुधारात्मक जो न्याय है उसकी अवधारणा न्याय के किस स्वरूप के प्रतिक्रिया में अस्तित्व में आया था। तो इसमें आपके रहने वाला है वितरणात्मक जो न्याय है, इसके अंतर्गत सुधारात्मक न्याय की अवधारणा आई थी, यानी कि वितरणात्मक जो न्याय है वो इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 75 नंबर, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है। तो जस्टिस जेंडर एंड फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो आपका जाएगा सुसैन मोलर ओकिन। सुसैन मोलर जो ओकिन है वो इसके लेखक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर, न्याय के संदर्भ में जॉन रॉल्स के अनुसार सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं है। तो जॉन रॉल्स के अनुसार सामाजिक प्राथमिक जो वस्तु है वो कौन सी है। तो इसमें आपका जाएगा अधिकार एवं स्वतंत्रता भी है, आय एवं संपदा भी रहने वाली है, और समाज और प्रदत्त जो है वो भी इसमें प्राथमिक वस्तुएं रहने वाली है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो जॉन रॉल्स के अनुसार सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं रहने वाली है न्याय के संदर्भ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 नंबर, रॉल्स की न्याय की अवधारणा से संबंधित शब्दावली है। तो रॉल्स की जो न्याय की शब्दावली थी
उससे संबंधित शब्दावलियाँ कौन कौन सी है वो आपको बतानी थी। तो इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है मूल स्थिति की संकल्पना करना, फिर दे रखा है अज्ञान का पर्दा, विवेकशील वार्ताकार, मैक्सिमन नियम। तो इसमें है वो चारों की चारों जो शब्दावलियाँ है वो रॉल्स की न्याय अवधारणा से संबंधित रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्याय का अधिकारिता या हकदारी सिद्धांत से संबंधित विचारक है। तो न्याय का अधिकारिता या हकदारी सिद्धांत से संबंधित विचारक किसका है? तो वो आपका जाएगा रॉबर्ट नोजिक का इसमें संबंधित रहने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 79 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को कहा जाता है। यानी कि जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत था उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपके रहने वाला है निष्पक्षता के रूप में न्याय। यानी कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को निष्पक्षता के रूप में न्याय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर, रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को त्रिस्तरीय माना है और उसके न्याय सिद्धांत का मध्यम स्तर कौन सा है? तो इसके जो न्याय सिद्धांत का मध्यम स्तर रहने वाला है वो आपका जाएगा न्याय की सार्वजनिक कसौटी। न्याय की सार्वजनिक कसौटी जो है वो इसमें रहने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 नंबर, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो रॉल्स की जो न्याय की संकल्पना है वो किस पर आधारित रहने वाली है? तो वो आपका जाएगी अंतर सिद्धांत पर आधारित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर, निम्नांकित में से किसने यह तर्क दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? यानी कि वो हर वो सिद्धांत है वो अधूरा है जो परिवार में असमानता को लेकर चुप है। तो इसमें आपके आ जाएगा सुसेन मोलर ओकिन ने ये सिद्धांत दिया था भाई, सुसेन मोलर ओकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 नंबर, न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है, ये विचार किसका है? कि न्याय और जो समानता है इसमें एक घनिष्ठ संबंध है, ये विचार जो है वो आपके रहने वाले हैं समाजवादियों का विचार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? ये कथन किसने कहा था कि जो शक्तिशाली है उसी के पक्ष में हमेशा न्याय होता है? तो ये कथन जो कहने वाले थे वो आपका जाएगा थ्रेसी मैकस ने कहा था कि जो ताकतवर है पूरे के पूरे मीडिया है, न्याय है, सारे की सारी फोर्स है, उसी के पक्ष में रहने वाली है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर, न्याय का अर्थ है कि? तो न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, न्याय का मतलब है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी सुनवाई हो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। तार्किक भेदभाव किया जा सकता है, तर्क के साथ अगर कोई है तो उसमें भेदभाव किया जा सकता है। सामाजिक न्याय से सरोकार हो, यानी कि सामाजिक न्याय से क्या होना चाहिए? सरोकार। तो उपरोक्त सभी जो है वो न्याय के अर्थ बताते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 नंबर, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। तो सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो आपका जाएगा सामाजिक हित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 नंबर, किसने न्याय को संसाधन या समतावाद के रूप में वर्णित किया था? तो न्याय को संसाधन या समतावाद के रूप में वर्णित करने का श्रेय वो किसे जाता है? तो वो आपका जाएगा डरवोकिन ने न्याय को संसाधन और समतावाद के रूप में वर्णित भी किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 नंबर, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स डिफरेंस के लेखक कौन है? यानी कि जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स डिफरेंस, इस पुस्तक के जो लेखक है वो आपका जाएगा अगरिस मैरियम यंग है, वो इस पुस्तक के लेखक रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 89 नंबर, रॉल्स बांसुरी तो बजा सबको देता है परंतु बजाना किसी को नहीं सिखाता है, ये कथन किसका है? यानी कि रॉल्स जो है वो बांसुरी तो सबको दे रहा है लेकिन इसको कैसे बजानी है, किस तरह से बजानी है, कहाँ बजानी है, ये किसी को भी नहीं बताता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाले अपने अमर्त्य सेन रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने का जो जाता है श्रेय वो आता है जीन बोंदा को जाता है, कि संप्रभुत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन बोंदा ने किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 नंबर, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन किसने कहा था? कि जो संप्रभुता है वो राज्य की एक सर्वोच्च इच्छा है, ये कथन कहने वाले कौन थे? तो वो आपका जाएगा विलोबी। ये कथन विलोबी ने कहा था कि जो संप्रभुता है वो राज्य की एक सर्वोच्च इच्छा है, ये अपने विलोबी रहने वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर, लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक विचारक कौन थे? तो लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक विचारक कौन थे? तो वो आपके आने वाले हैं। देखो एक तो आ जाएगा इसमें आपके रूसो भी संप्रभुता के समर्थक थे, दूसरा आपके आने वाला है सीसरो, ये भी इसके समर्थक थे,
तीसरा आता है अल्थ्यूसियस, अल्थ्यूसियस भी इसके समर्थक रहने वाले हैं। और 4 नंबर पे आता है मार्सिलिया ऑफ पेडुआ, ये भी इसके समर्थक रहने वाले हैं। तो 1, 2, 3 और 4 चारों जो है वो इसके समर्थक रहने वाले हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 नंबर, असीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो असीमित संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो देने वाला है अपने हॉब्स। ये सिद्धांत किसने दिया असीमित संप्रभुता का? तो हॉब्स ने ये सिद्धांत दिया था भाई। नेक्स्ट देखो भाई 94 नंबर क्वेश्चन, बिना तलवार के समुदाय कोरे शब्द मात्र है, यानी कि बिना तलवार के जो समुदाय है वो कोरे शब्द के बराबर है, ये कहने वाले कौन थे? तो वो आपके आ जाएगा हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के तथ्य परक संप्रभुता और विधि परक संप्रभुता के रूप में 2 प्रकार बताए हैं? तो संप्रभुता को 2 भागों में किसने विभाजित किया था, जिसमें एक भाग तथ्य परक संप्रभुता और दूसरा आ जाएगा आपके विधि परक संप्रभुता। तो ये 2 भागों में बांटने वाले आ जाएंगे आपके डायसी। 2 भागों में किसने बांटा? तो डायसी ने 2 भागों के अंदर विभक्त किया था भाई। 96 नंबर देखो, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो असुमेलित युग्म कौन सा है? देखो सबसे पहले दिया का रूसो, तो रूसो ने कहा था कि सोशल कॉन्टैक्ट के बारे में बताया कि समाज के लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो उससे समाज का विकास हो जाएगा। तीसरा दिया रखा है सिसरो ने डीप पब्लिका बोला था इसको। तीसरा आ जाएगा आपके ल्यूथियस, इसमें आ जाएगा आपके सिस्टेमेटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तकें भी रहने वाली है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है मार्सिलिया ऑफ पेडुआ, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है, ये मार्सिलिया ऑफ पेडुआ की पुस्तक नहीं है भाई, तो ये इसका गलत कथन रहने वाला है। बाकी रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगी, सिसरो की वो डी रिप्लिमिका आ जाएगा और अल्थुसिस की आ जाएगा सिस्टेमेटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90, निम्नांकित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता की जो विशेषता है वो आपके विभाज्य जो है ये नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। बाकी पूर्ण है, निरंकुश है और असीम है, लेकिन विभाज्य जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 नंबर, प्रभुसत्ता की धारणा को राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, ये कथन किसका है? तो प्रभुसत्ता की धारणा को राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, ये कहने वाले अपने आ जाएगा ह्यूमगो क्रैब, सॉरी नाम अजीब बन गया भाई। ह्यूमगो क्रैब जो है वो इस सिद्धांत को बताने वाले रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 नंबर, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांतों के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार है। तो प्रभुसत्ता के जो कानूनी सिद्धांत है इसमें सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो वो आपका आ जाएगा ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। 100 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है इसके समर्थन में आपको बोंदा जो है ये नहीं मिलने वाला है। बाकी लिंडसे ने इसका समर्थन किया था, मैटलैंड ने भी इसका समर्थन किया और गिरियक ने भी इसका समर्थन किया था, मतलब कि बोदा ने इसका समर्थन नहीं किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 के, तो 101 में आपको दे रखा है जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक कौन था, यानी कि सबसे ज़्यादा आलोचना करने वाले कौन थे? तो वो आपके इसमें रहने वाला है सर हेनरी मैन जो है, इन्होंने जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की घोर आलोचनाएं की थी भाई। कहीं भी मंच पे जाते तो शुरुआती जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत से ही करते, कितना बेकार का सिद्धांत बनाता है, क्या इतना फर्जी सिद्धांत बनाया है, ये बनाया है, यानी कि आलोचना करते थे भाई, ठीक है ना। तो वो कौन थे? सर हेनरी मैन रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 नंबर, थोड़े धुंधले आ रहा है लेकिन मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा आप। इसमें दे रखा है यदि न्याय को परतक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति यानी कि गिरोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये कथन किसने कहा था? कि अगर न्याय को परतक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कहने वाले आपका जाएगा ऑस्टाइज का द्वारा कहा गया, यानी कि ऑगस्टाइन ने ये कथन कहा था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, संप्रभुता एक विशेषता है, तो संप्रभुता एक किसकी विशेषता है? तो वो आ जाएगा राज्य की विशेषता रहने वाला है। नेक्स्ट दे रखा है मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? तो मर्यादित संप्रभुता का जो समर्थक था वो आपका जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 नंबर आपको दे रखा है मानव अधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों, यानी कि मानव अधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। तो कुछ पीढ़ियाँ दे रखी है, उस पर आपको विचार करना था। तो इसमें देखो क्या दे रखा है और आपको इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना था। तो पहली पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तो ये बिल्कुल सही है। जो पहली पीढ़ी थी वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के ऊपर क्या थी? अधिकारी केंद्रित थी। दूसरी है कि दूसरी पीढ़ी सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। और तीसरी पीढ़ी जो है वो आप आ जाएगी राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा।
और दूसरी पीढ़ी जो है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर केंद्रित थी। ये बिल्कुल सही है, न कि सामूहिक अधिकारों पर, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी पीढ़ी जो है वो आर्थिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक अधिकारों पर केंद्रित थी। तीसरी पीढ़ी जो है वो आप आ जाएगी सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित रहने वाली है, यानी कि 1, 4 और 5 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके सत्य कथन हो जाएगा, उपयुक्त कथन हो जाएगा। देखो भाई, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दे रखा है सिद्धांत और सामने दे रखा है उसके सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले, और आपको इसको सुमेलित करना था। तो पहला सिद्धांत आपको दे रखा है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। तो अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत दिया था वो आपके देने वाले आ जाएंगे सिसरो, यानी कि ये सिद्धांत सिसरो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा आता है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। तो अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है ये देने वाले आपके आ जाएंगे ऑस्टिन। ये सिद्धांत ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। तीसरा दे रखा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है ये देने वाला आपका आ जाएगा रिची। चौथा आ जाएगा अधिकारों का सामाजिक सिद्धांत। तो ये देने वाला आपका आ जाएगा लॉस्की, यानी कि ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो ये कौन से ऑप्शन है वो देख लो आप, ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 107 नंबर। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य दशा है, यह कथन है। यानी कि जो अधिकार है वो मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य दशा होती है, यह किसने कहा था, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपके रहेगा ग्रीन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 नंबर। किस विचारक ने आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया था? कहा कि जो आत्मरक्षा का जो अधिकार है ये प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये कथन कहने वाले या ये विचार रखने वाले कौन थे? तो वो आपका आ जाएगा हॉब्स। ये कथन जो है वो हॉब्स का रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 109 नंबर। निम्नांकित में से किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें बेसाखियों पर बकवास या नीरे निरर्थक कहा है? तो ये कहने वाले कौन से लेखक या कौन से आलोचक है? तो वो आपके आ जाएगा भाई बेंथम ने। ये कहने वाले कौन थे? तो बेंथम ने कहा था भाई कि प्राकृतिक जो अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो बेसाखियों पर बकवास है और नीरे निरर्थक है। 110 नंबर देखो। बर्न पैन विवाद का मुख्य बिंदु किससे संबंधित है? तो जो बर्न पैन का जो विवाद का बिंदु है वो मुख्य बिंदु किससे संबंधित रहने वाला है? तो वो आ जाएगा अधिकारों से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 नंबर। विल किमलिका का संबंध है। तो जो विल किमलिका है या विल किमलिका है इसका संबंध है वो किससे रहने वाला है? तो वो आ जाएगा आपके सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 112 नंबर। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कहने वाले आपके रहने वाले है T.H. ग्रीन ने ये कथन कहा था कि राज्य का जो आधार है वो शक्ति नहीं है, इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 नंबर। अधिकार संबंधी सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो अधिकारों से संबंधित सबसे प्राचीन सिद्धांत आपका आ जाएगा प्राकृतिक सिद्धांत जो है वो सबसे प्राचीन रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो 114 नंबर क्वेश्चन। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये किसने कहा था? कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो, अधिकार है वो स्वयं ही मिल जाएगा। यानी कि वो कहता है ना कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो या फल अपने आप मिल जाएगा। उसी सिद्धांत पर आधारित है कि अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ, अधिकार अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो ये कहने वाले आपका आ जाएगा महात्मा गांधी जी, क्योंकि ऐसी बातें गांधी जी करते थे भाई कि आप कर्म करते जाओ, आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 नंबर। कौन सा एक नागरिक अधिकार नहीं है? तो इसमें कौन सा एक नागरिक अधिकार नहीं रहने वाला है? तो वो आ जाएगा मत देने का जो अधिकार है, ये कोई नागरिक अधिकार नहीं है भाई। नागरिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार कह सकते हो, तो ये मौलिक अधिकारों में नहीं है शामिल। बाकी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी है और जीवन जीने का अधिकार भी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यानी कि जो लक्ष्य है वो पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी भी क्रिया का मार्गदर्शन करता है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाले आ जाएगा आपके कार्टर वी गुड ने कहा था। नेक्स्ट देखो। किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है? तो कौन से घटक के अंतर्गत रहने वाला है भाई? तो वो आ जाएगा आपके अवबोध के अंतर्गत रहने वाला है। 117 में ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। भारत के भौतिक प्रदेश की क्या विशेषता है? ये प्रश्न है। तो भारत के भौतिक प्रदेश की क्या विशेषता है, ये कैसा प्रश्न है? तो इसमें आपका आ जाएगा ज्ञान परक इस प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 नंबर। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसमें आपका आ जाएगा जेम्स हेमिंग ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट देखो। निम्नांकित में से किस उपागम ने
मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की है। तो विधि किसने प्रस्तुत की? तो वो आपका आ जाएगा रॉबर्ट मिलर उपागम के द्वारा विधि प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121 नंबर, सारांश देना व्यवहारिक शब्दावली किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है? तो सारांश यानी कि किसी भी चीज़ की व्याख्या देना ये किस शिक्षण उद्देश्य की संबंधित रहने वाली है? तो वो आपके आ जाएगा भाई बोध से संबंधित रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सी व्यवहारिक शब्दावली ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित है? तो कौन सी व्यवहारिक शब्दावली है जो ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित रहने वाली है? तो इसमें आपका आ जाएगा जो लिखना है ये तीनों से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो इसमें शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देश का कार्य करते हैं, केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, केवल उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा कथन है वो सही नहीं है, आपको वो बताना था। और लास्ट ईयर का उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान होते हैं, ये इसमें आपके गलत होने वाला है कि उद्देश्य और जो प्राप्त उद्देश्य है वो दोनों समान होने वाले, ये इसमें गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 नंबर, निम्नांकित में से क्या सामाजिक अध्ययन की विशेषता है? यानी कि सामाजिक अध्ययन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है वो आपको बताना है। यह सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यह विभिन्न विषयों का एकीकृत उपागम है, यह ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। तो तीनों इसकी विशेषता रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 नंबर, माध्यमिक स्तर पर NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषयों की विषय वस्तु से ली गई है? तो सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो किन विषयों के विषय वस्तु से ली गई है? तो वो आपका आ जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की विषयों से ली गई है। नेक्स्ट देखो 126 नंबर, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो वो आ जाएगा बालक का सामाजिकरण करना। नेक्स्ट देखो, सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर है। तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर रहने वाला है? तो इसमें आपका आ जाएगा कि एक सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक है, यानी कि एक तो है वो सिद्धांतों पर बात करता है तो दूसरा है वो व्यवहार पर बात करता है। तो एक सैद्धांतिक होगा और एक व्यवहारिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है। तो सामाजिक अध्ययन का क्या प्रयोजन है भाई, क्योंकि क्या उद्देश्य है कि हम सामाजिक अध्ययन क्यों पढ़ते हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिक को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 नंबर, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो परिभाषित किसने किया था उसको? तो वो आपका आ जाएगा जॉन यू माइकलिस ने इसको परिभाषित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर, सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना है कि? तो सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना क्या है? तो वो आ जाएगी शिक्षार्थी लोकतांत्रिक समाज में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सके, ये इसकी वो नवीन संकल्पना रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए। यानी कि पहले इसका नाम नागरिक शास्त्र था, तो इसने कहा कि नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान इसका नाम रखना सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है। तो इसको त्रिकोणात्मक रूप से किसने अंकित किया है? तो वो आपका आ जाएगा GS ब्लूम ने इसको अंकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर, समर्थन करना, आलोचना करना, निष्कर्ष निकालना व्यावहारिक शब्दावली किस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसमें आपका आ जाएगी मूल्यांकन से संबंधित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया था? यानी कि BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक जो पक्ष था उसे कितने खंडों में विभाजित किया? तो वो खंड आपके आ जाएंगे कितने? तो 6 खंडों में इसको विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 135 नंबर, सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विषयों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है, ये कथन किसने कहा? कि जो सामाजिक अध्ययन है वो विभिन्न सामाजिक जो विषय है उनके आधारभूत तत्वों का अध्ययन करना ही सामाजिक अध्ययन है। तो ये कथन कहने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके वेस्ले। ये कथन वेस्ले के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। तो सामाजिक अध्ययन के संबंध में आपका आ जाएगा व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। यानी कि व्यक्ति और उनके समाज या जो उनके पर्यावरण है उनका अध्ययन करना ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 नंबर, सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है।
तो सामाजिक अध्ययन का क्या प्रयोजन रहने वाला है भाई? तो इसमें आपके आ जाएगा व्यक्तियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान और शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामाजिक अध्ययन से तात्पर्य है कि अध्ययन के उन क्षेत्रों से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। उक्त परिभाषा किसने दी थी? तो ये उपरोक्त जो परिभाषा है सामाजिक अध्ययन के बारे में दी गई, ये किसने कहा था? तो वो आपका आ जाएगा कोलंबिया साइक्लोपीडिया। ये कथन करने वाले कौन है भाई? कौन सी पीडीएफ है? तो कोलंबिया साइक्लोपीडिया रहने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, साइक्लोपीडिया 139 नंबर आपको दे रखा है। शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उक्त परिभाषा किसने दी है? यानी कि शिक्षा जो है वो नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन किसने दिया था? तो वो आपका आ जाएगा दुर्खिव। यानी कि दुर्खिव ने कहा है कि जो सामाजिक अध्ययन है या जो नई शिक्षा जो है, इसका मतलब उद्देश्य यही होता है कि भाई जैसे समाज में कोई नई पीढ़ी आ रही है, उसको समाज से परिचित करवाना, समाज के प्रति उनका जो विचार है, जो उनका मन है, उसको एक स्पष्ट रूप देना कि हाँ भाई समाज जो है वो ये रहने वाला है, समाज की जो रूपरेखा है वो इस तरह से रहती है, ये इसके कल्चर होते हैं, ये इसके सांस्कृतिक है, ये इसके नियम है, रूल्स है, ये वगैरह होते हैं। तो ये बताना ये सामाजिक अध्ययन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा था? तो दुर्खिव में इसने कहा था भाई, दुर्खिम ने कहा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, निम्न में से कौन कौन सा शैक्षिक उद्देश्य RCEM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में शामिल है? तो कौन कौन से उद्देश्य है वो RCEM पद्धति के अंतर्गत शामिल है? तो वो आपके रहने वाला है इसमें, एक तो आ जाएगा इसमें देखो विश्लेषण भी इसमें शामिल रहने वाला है, संश्लेषण भी इसमें शामिल रहने वाला है, और मूल्यांकन भी इसमें शामिल रहने वाला है, लेकिन कौशल जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। यानी कि A, B और D जो है वो इसका रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो 141 नंबर, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया था? तो जो B.S. ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण थे, उनको 2001 में किसी ने संशोधित किए थे। तो वो संशोधन करने वाले कौन थे, उसका नाम बताना था आपको। तो इसमें आ जाएगा एंडरसन ने उनको संशोधन किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित कौन सा घटक नहीं है? तो वो आपका आ जाएगा तथ्य, सिद्धांत और अवधारणा का प्रत्याभिज्ञान करना। ये इसका है वो उद्देश्य संबंधित नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143 नंबर, निम्न में से सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य है वो सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वो आपके रहने वाला है भाई, इसमें आ जाएगा आपके कार्य संधि नियोजन जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 नंबर, निम्न में से ज्ञान उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से ज्ञान उद्देश्य से कौन संबंधित नहीं है? तो वो आपका आ जाएगी तुलना करना जो है वो ज्ञान उद्देश्य से संबंधित नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो 145 नंबर, B.S. ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। तो इसका पदानुक्रम जो संगठन है वो आपका जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य का। पदानुक्रम जो संगठन वो किस उद्देश्य का है? तो संज्ञानात्मक उद्देश्य का रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 नंबर, दवे के मनोगत्यात्मक वर्गीकरण का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो दवे के जो मनोगत्यात्मक वर्गीकरण है उसका सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो वो आ जाएगा आपके स्वाभाविकरण जो है वो इसका सर्वोच्च उद्देश्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो भावात्मक पक्ष से कौन संबंधित है? तो वो आपका जाएगा अभिवृत्ति एवं मूल्य जो है वो आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 नंबर, B.S. ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित भावात्मक पक्ष के वर्गीकरण में निम्न से उच्च दर के क्रम में अनुमूल्यन से पहले एवं बाद में आने वाले उद्देश्य क्रम में से है। तो अनुमूल्यन से पहले और बाद में आने वाले जो उद्देश्य है वो आपके रहने वाले कौन से? अनुक्रिया और व्यवस्थापन। तो अनुक्रिया और व्यवस्थापन जो है वो इसमें रहने। क्वेश्चन देखो इसमें 149 नंबर, शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो शैक्षिक उद्देश्य है उसके नीचे कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया के चयन का आधार प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। जो उद्देश्य है वो मूल्यांकन प्रक्रिया के चयन का आधार प्रदान करते हैं। दूसरा दे रखा है उद्देश्य उन संकेतकों का निर्धारण करते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को मान्यता प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई। तीसरा दे रखा है उद्देश्य वो पूर्व निर्धारित साक्ष्य होते हैं, साध्य होते हैं। तो ये कथन आपके इसमें गलत रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि कथन नंबर इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 1 आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 150 नंबर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का या पक्ष की श्रेणी
श्रेणियों का श्रेणीबद्ध क्रम कौन सा है। तो जो BS ब्लूम ने अपने उद्देश्य में वर्गीकरण किया था संज्ञानात्मक पक्ष का, उसमें कुछ श्रेणियाबद्ध बताई थी। तो देखो इसमें सबसे पहले आएगा ज्ञान, फिर आएगा इसमें बोध, फिर आएगा इसमें प्रयोग, फिर आएगा इसमें विश्लेषण, फिर आएगा इसमें संश्लेषण और उसके बाद लास्ट में आएगा मूल्यांकन। तो ये इसका है वो श्रेणी क्रम रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था भाई माइनर टेस्ट 8 का सॉल्यूशन। और अगर अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो क्लास को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आगे जो भी सॉल्यूशन आपको आएगा या जो भी अपलोड करूंगा मैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन, नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।